नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल नर्सिंग कैरियर क्लब के पैरामेडिकल के ऑनलाइन सेक्शन में। इस सेक्शन में हम डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के फर्स्ट ईयर कोर्स एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। आप सबका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं अपने कोर्स को शुरू करता हूं। आज हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक में हम निम्नलिखित पॉइंट कवर करेंगे, जिसमें इंट्रोडक्शन, हार्ट, एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द हार्ट, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, वाल्व्स ऑफ द हार्ट, blood supply of heart, applied aspects, nerve supply of heart, conducting system of the heart, major blood vessels of the body, ulnar artery, vein of upper limb, blood vessels of lower limb, vein of lower limb, blood vessels of abdomen and pelvis, blood vessels of head and neck region, ड्यूरल वेनस साइनस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है क्या है। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। हार्ट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का मेन ऑर्गन होता है जो बॉडी के वेरियस पार्ट में ब्लड पंप करता है। ब्लड को आर्टरी द्वारा वेनस स्ट्रक्चर में ले जाया जाता है। वेनस ब्लड वेन द्वारा हार्ट में वापस आ जाता है। यहाँ पर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का डायग्राम को बताया गया है, जिसमें रेड कलर की आर्टरी और ब्लू कलर की वेन दिखाई दे रही है। इस डायग्राम में हार्ट की स्ट्रक्चर को बताया गया है। इस मसल्स ऑर्गन द्वारा ब्लड को बॉडी के वेरियस पार्ट में उनकी न्यूट्रिएंट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पंप किया जाता है। हार्ट शेप में कॉनिकल होता है और पेरिकार्डियम से एनक्लोज्ड होता है। हार्ट को 2 लंग्स के बीच और स्टेर्नम के थोरेसिक कैविटी में विशेष रूप से रखा गया है। हार्ट की माप लंबाई 5 इंच और चौड़ाई 3 इंच होती है। इसका वेट मेल में लगभग 300 ग्राम होता है और फीमेल में यह 250 ग्राम होता है। हार्ट के चैम्बर्स की बात करें तो ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, राइट और लेफ्ट आर्ट्रियम और राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल क्रमशः, जो कि इंटीरियर और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम द्वारा अलग किए जाते हैं। राइट और लेफ्ट आर्ट्रियम आर्टरी के ही अपेंडेज होते हैं, जैसा कि चित्र में बताया गया है। अब अपन बात करते हैं एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द हार्ट के बारे में। तो हार्ट में एक टॉप, एक बेस, 3 सरफेस और 3 बॉर्डर्स होते हैं। अपेक्स ऑफ हार्ट की बात करें तो ये कॉनिकल होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल द्वारा बनता है। ये राइट 5th इंटरकोस्टल स्पेस में स्थित होता है, जो इंटरकोस्टल स्पेस से लगभग 9 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। इस डायग्राम में आप हार्ट की लोकेशन को देख सकते हैं। हार्ट का बेस या पोस्टीरियर सरफेस फिक्स्ड होता है। ये 2 आर्टरिया द्वारा बनाया जाता है। आमतौर पर यह प्लुमनरी वेन ईसोफेगस डिसेंडिंग थोरेसिक एरोटा की राइट पैर से रिलेटेड होता है। माइट्रल स्टेनोसिस में लेफ्ट आर्टरियम की एसोफेगस को कंप्रेस कर सकती है और निगलने में कठिनाई पैदा कर सकती है। इंटरकोस्टल सरफेस अपने आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ राइट आर्टरियम द्वारा बनाई गई है। यह सरफेस स्टर्नम और पोस्टीरियर कार्टिलेज एसेप्स के पीछे के पहलू से संबंधित है, लेकिन पेरिकार्डियम द्वारा अलग प्लूरल के साथ लेफ्ट एटेरियल मार्जिन द्वारा जुड़ा होता है। राइट लंग के हार्ट की नोच के कारण लंग्स इस सरफेस पर राइट वेंट्रिकल के एक हिस्से को कवर नहीं करते हैं। इस सरफेस को एरिया ऑफ डुडेनस कहा जाता है। यह डायफ्रामिक सरफेस डायफ्राम के मध्य भाग पर टिकी हुई और स्टमक को लीवर और फंडस से हार्ट को अलग करती है। डायफ्रामिक सरफेस को 2 वेंट्रिकल द्वारा निर्मित होती है, 2/3 लेफ्ट वेंट्रिकल द्वारा और 1/3 राइट वेंट्रिकल द्वारा। लेफ्ट सरफेस लेफ्ट वेंट्रिकल द्वारा और पार्शली से लेफ्ट एट्रियम और इसके ऑरिफिस या छिद्र द्वारा बनाई गई है। हार्ट की राइट बॉर्डर केवल राइट एट्रियम से निर्मित होती है। यह सुपीरियर वेना कावा ऑरिफिस के राइट और इंफीरियर वेना कावा ऑरिफिस तक फैली होती है। एक शैलो सल्कस टर्मिनस राइट बॉर्डर के साथ निर्मित होती है। राइट बॉर्डर हार्ट के बेस से इंटरकोस्टल सरफेस को अलग करते हैं। इंफीरियर बॉर्डर मुख्य रूप से राइट वेंट्रिकल द्वारा पार्शली से लेफ्ट वेंट्रिकल द्वारा बनाई जाती है। यह बॉर्डर इंफीरियर वेना कावा ऑरिफिस से हार्ट के अपेक्स तक फैली होती है। इंटरकोस्टल सरफेस से डायफ्रामिक सरफेस को सेपरेट करती है। लेफ्ट बॉर्डर इल परिभाषित है और हार्ट के अपेक्स से लेफ्ट टखने तक फैला हुआ होता है। यह लेफ्ट वेंट्रिकल से बनता है और पार्शली से लेफ्ट ओर से बनता है। लेफ्ट बॉर्डर इंटरकोस्टल सरफेस को लेफ्ट सरफेस से अलग करती है। आर्टरी को वेंट्रिकल से बाहर रूप से आर्टरी वेंट्रिकल ग्रूव या सल्कस द्वारा अलग किया जाता है। राइट एंटीरियर कॉर्नरी सल्कस के नीचे की ओर फैलता है और राइट कॉर्नरी आर्टरी द्वारा ऑक्यूपाइड कर लिया जाता है। लेफ्ट पोस्टीरियर कॉर्नरी सल्कस लेफ्ट ऑरिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में
हस्तक्षेप करता है और लेफ्ट कॉर्नरिस आर्टरी और ग्रेट कार्डिक वेन की सर्कमफ्लेक्स ब्रांच द्वारा ऑक्यूपाइड कर लिया जाता है। कॉर्नरी सर्कस का पोस्टीरियर पार्ट हार्ट और इसकी डायग्रामेटिक सरफेस के बीच में हस्तक्षेप करता है। लेफ्ट और यह कॉर्नरी साइनस और सर्कमफ्लेक्स आर्टरी द्वारा और राइट और कॉर्नरी आर्टरी द्वारा ऑक्यूपाइड कर लिया जाता है। राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल को पोस्टेरियरी इंटरवेंट्रिकुलर सर्कस और पोस्टेरियरी इंटरवेंट्रिकुलर सर्कस द्वारा अलग किया जाता है। वे क्रमशः एंटीरियर और पोस्टेरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी द्वारा ऑक्यूपाइड कर लिया जाता है। इस स्लाइड में हार्ट के एक्सटर्नल और पोस्टीरियर व्यू को बताया गया है। आइए इसी से जुड़ा अपन एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। अपेक्स ऑफ द हार्ट इज फॉर्म्ड बाय, तो इसका ऑप्शन है राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो इसका सही आंसर होगा लेफ्ट वेंट्रिकल्स, यानी कि ऑप्शन 4। अब अपन बात करते हैं सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में। तो राइट एट्रियम सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा और कॉर्नरी साइनस के थ्रू पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्राप्त करता है। जब यह कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड राइट एंट्रोवेंट्रिकुलर छिद्र के माध्यम से राइट वेंट्रिकल से गुजरता है। जब राइट वेंट्रिकल अनुबंधित होता है तो लंग्स के माध्यम से लंग्स तक ब्लड पहुंचता है। ट्रंक और लंग्स में इसकी शुद्धि हो जाती है और प्लूमनरी वेन के माध्यम से लेफ्ट आर्टरी में वापस आ जाता है और लेफ्ट एंट्रोवेंट्रिकुलर छिद्र के माध्यम से लेफ्ट वेंट्रिकल तक पहुंचता है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल अनुबंधित होता है तो ब्लड अपनी ब्रांचेस के माध्यम से अरोटा के द्वारा बॉडी के विभिन्न भागों में गुजरता है। हार्ट के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन कैसे हो रहा है, चलिए इसके बारे में थोड़ी सी एक नज़र डाल लेते हैं। जो ब्लड होता है वह सुपीरियर वेना कावा इंफीरियर वेना कावा द्वारा राइट आर्टरियम में आता है, फिर वह ट्राइकैप्सिड से होता हुआ राइट वेंट्रिकल्स में आता है। इसके बाद पुल्मोनरी वेन द्वारा पुल्मोनरी आर्टरी में आता है, जिसके जरिए ऑक्सीजन रहित ब्लड लंग्स तक पहुंचता है। फिर लंग्स से ब्लड ऑक्सीजनित होकर पुल्मोनरी वेन द्वारा लेफ्ट राइट वेंट्रिकल्स में, फिर वहां से अरोटा से होता हुआ पूरे बॉडी में चला जाता है। राइट आर्टरियम की बात करें तो यह हार्ट का राइट अपर चैम्बर होता है जो पूरे बॉडी से वेनस ब्लड प्राप्त करता है। वेन्स में जो वेनस ब्लड को राइट आर्टरियम में लाती है वे है सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, कॉर्नरी साइनस और एंटीरियर कार्डिक वेन्स। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हार्ट का एंटीरियर व्यू है। इसके सभी पार्ट्स कहाँ प्रेजेंट है वह इस डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं। वेनस ब्लड राइट एंट्रोवेंट्रिकुलर छिद्र के माध्यम से राइट एंटीरियर से बाहर निकलता है जो ट्राइकैप्सिड वाल्व द्वारा संरक्षित होता है। राइट एट्रियम के इंटीरियर पार्ट में 3 वाल्व्स होते हैं। मस्कुलर पैक्टिन के साथ एंटीरियर की टफ वाल्व, सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा और बी कॉर्नरी साइनस की ओपनिंग के साथ पीछे की स्मूथ वाल्व, सेप्टल वाल्व राइट एट्रियम को लेफ्ट एट्रियम से सेपरेट करती है। राइट वेंट्रिकल्स की बात करें तो राइट आर्टरी में ब्लड वेना कावा से आता है और पुल्मोनरी ट्रंक के थ्रू लंग्स को पंप करता है। राइट वेंट्रिकल की कैविटी एक फूला हुआ रफ पार्ट होता है और एक आउटफ्लोइंग स्मूथ पार्ट इन्फ्लुएंडुलम प्रस्तुत करता है। लेफ्ट एट्रियम की बात करें तो लेफ्ट एट्रियम हार्ट के 4 चैम्बर में से एक होता है जो लेफ्ट पोस्टीरियर साइड की तरफ से लोकेटेड होता है। इसका प्राइमरी रोल लंग्स से लौटने वाले ब्लड के लिए एक चैम्बर के रूप में वर्क करना और हार्ट के अदर एरियाज में ब्लड ट्रांसपोर्ट के लिए एक पंप के रूप में कार्य करना होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल्स की बात करें तो लेफ्ट वेंट्रिकल हार्ट के 4 चैम्बर में से एक होता है। यह हार्ट के निचले लेफ्ट पोर्शन में लेफ्ट एट्रियम के बॉटम में लोकेटेड होता है जिसे माइट्रल वाल्व द्वारा सेपरेट किया जाता है। जैसे ही हार्ट कॉन्ट्रैक्ट या सिकुड़ता है ब्लड इवेंचुअली लेफ्ट आर्टरियम में वापस आ जाता है और फिर माइट्रल वाल्व के थ्रू, जिसके बाद यह लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर करता है। वहां से ब्लड एरिटो वाल्व के थ्रू एरोटिक आर्च में बॉडी के बाकी के हिस्सों में आगे पंप किया जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल हार्ट चैम्बर में थिकेस्ट होता है और पूरे बॉडी में टिश्यू को ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसके विपरीत राइट वेंट्रिकल पूरी तरह से लंग्स में ब्लड पंप करता है। आइए इसी से जुड़ा अपन एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन का लेते हैं। फॉलोइंग वेन्स ओपन इनटू राइट एट्रियम एक्सेप्ट, तो इसके ऑप्शन है सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, कॉर्नरी साइनस या पोर्टल वेन। तो इसका सही आंसर होगा पोर्टल वेन, यानी कि ऑप्शन 4। अब अपन बात करते हैं वाल्व्स ऑफ द हार्ट के बारे में। तो राइट एंट्रोवेंट्रिकुलर या ट्राइकैप्सिड वाल्व की बात करें तो यह राइट एंट्रोवेंट्रिकुलर ओरिफिस या छिद्र की रक्षा करता है। इसमें 3 कप्स या लिफलेट शामिल होते हैं। इन्हें एंटीरियर, पोस्टीरियर और सेप्टल नाम दिया गया है। वे ओरिफिस या छिद्र के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड से अटैच्ड होते हैं।
प्रत्येक कप्स के दूसरे छोर राइट वेंट्रिकल के कैविटी में फैलते हैं। हम देखते हैं हार्ट का व्यू, जिसमें इसके चारों वाल्व का व्यू दिखाई दे रहा है। इसके सभी वाल्व कहाँ प्रेजेंट है वह इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है। यह फ्री मार्जिन कॉर्डी टेंडनी को अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। कॉर्डी टेंडनी राइट वेंट्रिकल के किसी न किसी पार्ट में प्रेजेंट पेपलरी मसल्स के एपिकल पार्ट में उत्पन्न होता है। जब वेंट्रिकल कॉन्स्ट्रक्ट या सिकुड़ता है, बाकी हिस्सों में पेपलरी मसल्स कॉन्टैक्ट हो जाती है और वे एवी वाल्व को बदलने से रोकने के लिए कॉर्डनी पर खींचती है। वे इन वाल्वों को खोलने के लिए कार्य नहीं करती है। लेफ्ट एंट्रोवेंट्रिकुलर या बाइसेप्ट या मेटल वाल्व की बात करें तो इसमें दो कप्स एंटीरियर और पोस्टीरियर के भाग होते हैं। ये कप्स लेफ्ट एंट्रोवेंट्रिकुलर ऑरिफिस के मार्जिन से जुड़े होते हैं। उनके मुक्त सिरे कॉर्डनी के लिए लगाव प्रदान करते हैं। ये कॉरोइड टेंडनी से लेफ्ट वेंट्रिकल से प्रेजेंट पेपलरी मसल से उत्पन्न होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल के बहने वाले पार्ट को एरोटिक वेस्टिबुल कहा जाता है। एरोटिक वेस्टिबुल की वॉल मुख्य रूप से फाइब्रस टिश्यू से बनी होती है। वेस्टिबुल का शिखर 3 सेमिन्यूलर कप्स प्रस्तुत करता है। आरोही या असेंडिंग एरोटिक के कप्स वाल्व को 3 एरोटिक प्रस्तुत करता है, जिसे एरोटिक साइनस कहा जाता है। माइटल वाल्व गंभीर तनाव में होता है क्योंकि इसे लेफ्ट वेंट्रिकल के पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन का विरोध करना पड़ता है। इसके अलावा यह अक्सर वाल्व डिसऑर्डर में शामिल होता है। ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट की बात करें तो हार्ट की थिक मस्कुलेचर ब्लड वेसल्स के थ्रू अपना न्यूट्रिएंट प्राप्त करती है। जब भी हार्ट के भीतर मौजूद ब्लड द्वारा इंटीरियर सप्लाई की जाएगी, राइट और लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी द्वारा सप्लाई की जाती है, जो असेंडिंग अरोटा की अरोटा होती है। राइट कॉर्नरी आर्टरी राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल का बड़ा पोर्शन और राइट वेंट्रिकल का हिस्सा पोर्शन के एंटीरियर वेंट्रिकल सर्कल के पास सप्लाई करता है। यह निम्नलिखित ब्रांचेस देता है। आर्टरियल ब्रांचेस उनमें से एक ऐसे नोड की सप्लाई करती है। राइट कॉर्नस आर्टरी, राइट मार्जिनल ब्रांचेस, वेंट्रिकुलर ब्रांचेस, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी की सप्लाई लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सर्कल्स के पास राइट वेंट्रिकल के स्मॉल पोर्शन को छोड़ती है। लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी निम्नलिखित ब्रांचेस देती है। एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। हार्ट की अधिकांश वेन्स कॉर्नरी साइनस में बहती है, जो राइट एट्रियम में ओपन होती है। कॉर्नरी साइनस हार्ट की मस्कुलेचर से कई करता है, जिसमें ग्रेट कार्डिक वेन, स्मॉल कार्डिक वेन, मिडल कार्डिक वेन आदि शामिल है। हम देखते हैं एंटीरियर व्यू ऑफ कॉर्नरी का दृश्य, जिसमें इसके सभी पार्ट्स कहाँ प्रेजेंट है वह इस डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं। अप्लाइड एस्पेक्ट्स की बात करें तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन की बात करें सबसे पहले इसमें, तो कॉर्नरी आर्टरी या इसकी ब्रांचेस का थ्रोम्बोसिस ब्लड के फ्लो को पूरी तरह से ब्लॉक कर सकता है और इसके परिणाम स्वरूप उस एरिया में हार्ट की मसल्स की डेथ हो सकती है। इसे हार्ट अटैक कहा जाता है और पर्सन या इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है। एंजाइना पेक्टोरिसिस की बात करें तो एंजाइना आमतौर पर हार्ट की मसल्स को ब्लड की सप्लाई करने वाली आर्टरी में रुकावट या ऐंठन के कारण होता है। अन्य कारणों की वजह से एनीमिया, एबनॉर्मल हार्ट की थीरम और हार्ट फेलियर हो सकता है। कॉर्नरी आर्टरी रुकावट का मेन मैकेनिज्म होता है। एथेरोस्क्लेरोसिस कॉर्नरी आर्टरी डिजीज के हिस्से के रूप में होती है। एरोटिक कॉर्नरी की बात करें तो कॉर्नरी आर्टरी के ऑक्लूशन के साथ पेशेंट में बाईपास ऑपरेशन किया जाता है। एक बैलून प्रीक्यूटिनियसली प्रवेश करवा कर कॉर्नरी आर्टरी को फैला सकते हैं। नर्व सप्लाई ऑफ हार्ट की बात करें तो हार्ट को सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व दोनों प्राप्त होते हैं। सिंपैथेटिक नर्व को स्पाइनल कॉर्ड के ऊपरी फिफ्थ थोरेसिक सेगमेंट से प्राप्त किया जाता है। स्टिमुलेशन पर प्रेजेंट नर्व हार्ट रेट को बढ़ाता है और कॉर्नरी आर्टरी को भी फैलाता है। पैरासिम्पैथेटिक वेन को वेगस से प्राप्त किया जाता है, जो स्टिमुलेशन पर हार्ट रेट को कम करता है। कॉर्डिक फ्लेक्सस के लिए सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व होती है, यानी हार्ट की सप्लाई करने से पहले सुपरफिशियल और डीप कार्डिक फ्लेक्सस पर होता है। अब अपन बात करते हैं कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट के बारे में। तो साइनो एट्रियल या ऐसे नोड की बात करें सबसे पहले तो यह है हार्ट के पेसमेकर के रूप में जाना जाता है, जो एम्प्लेक्सस को उत्पन्न करता है और हार्ट रेट शुरू करता है। यह राइट एट्रियम से सुपीरियर वेना कावा के खुलने के करीब होता है। एंट्रियोवेंट्रिकुलर नोड की बात करें तो यह कॉर्नरी साइनस के ओपनिंग के ठीक ऊपर स्थित होता है। एंट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल की बात करें तो यह केवल एक एट्रियल और वेंट्रिकुलर मस्कुलेच के बीच एक मस्कुलर संबंधित है, जो एवी बंडल के राइट और लेफ्ट ब्रांचेस में विभाजित होता है। परकंजो फाइबर्स की बात करें तो सब
एंडोकार्डियल फ्लक्सेस का निर्माण करते हैं। वे लार्ज येलो फाइबर्स होते हैं और डबल न्यूक्लियाई होते हैं। अब अपन बात करते हैं मेजर ब्लड वेसल्स ऑफ बॉडी के बारे में। तो एक्सिलरी आर्टरी की बात करते हैं सबसे पहले। यह सबक्लेविकल आर्टरी की निरंतरता होती है जो पहले डिस्क की आउटर बॉर्डर से लेकर टेरेस मेजर मसल्स की लोअर बॉर्डर तक फैली होती है, जिसके नीचे की ओर एक्सिलरी आर्टरी में ब्रेंकियल आर्टरी के रूप में जारी रहती है। ब्रेंकियल आर्टरी की बात करें तो ब्रेंकियल आर्टरी एक्सिलरी आर्टरी की निरंतरता होती है और यह एक्सिला में मौजूद होती है। यह टेरिस की लोअर बॉर्डर से लेकर रेडियस की नेक तक फैली होती है। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो आर्टियल पल्सेशन को महसूस किया जाता है या ब्लड प्रेशर को रिकॉर्डिंग के लिए दौरान एल्बो के सामने मीडियल में सिर्फ बाइसेप्स के टेंडिन के लिए औसत दर्जे का महसूस किया जाता है। रेडियल आर्टरी की बात करें तो क्यूबिटल फोसा में रेडियस की नेक पर दी गई ब्रेंकियल आर्टरी की टर्मिनल ब्रांचेस में से एक होती है। ये पीछे की ओर एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में प्रवेश करके अग्रभाग में पहुंचती है। अल्नर आर्टरी की बात करें तो यह क्यूब फोसा में ब्रेंकियल आर्टरी की टर्मिनल ब्रांचेस होती है। अल्नर आर्टरी हथेली में प्रवेश करती है। फ्लेक्सस रेटिकुलम के लिए सतही होती है। हथेली में अल्नर आर्टरी सरफेस और डीप ब्रांचेस में विभाजित होती है जो पाल्मल आर्टरियल ब्रांचेस होती है। रेडियल और अल्नर आर्टरी के एक दूसरे से जुड़ी होती है जो दो सतही आर्च से जुड़ी होती है जिन्हें सतही और डीप पाल्मर आर्च कहा जाता है। वे आर्च हाथ में सप्लाई करते हैं। वेन्स ऑफ अपर लिम्ब की बात करें तो इसमें सिक्लिक वेन की बात करें तो डोर्सल वेन आर्च के लेटरल छोर पर शुरू होती है और एक्सिलरी वेन से जुड़ती है। एल्बो के बीच सेफलिक वेन से ब्लड का एक बड़ा हिस्सा औसत दर्जे से क्यूबिकल वेन के लिए मीडियल क्यूबाइडल वेन में बह जाता है। बेसिलिक वेन की बात करें तो यह डोर्सल वेन आर्क के औसत दर्जे के अंत से शुरू होता है और एक्सिलरी वेन के रूप में जारी रहता है। मीडियन क्यूबाइटल वेन की बात करें तो यह सिफिलिक और बेसिफिलिक वेन के बीच बड़ी संचार संरचना होती है। यह एल्बो के नीचे सेफिलिक वेन से शुरू होती है और बेसिफिलिक वेन में समाप्त होती है। यह फोर्म आर्म के सामने से ट्यूबिटरीज प्राप्त करती है और परफोरेटर द्वारा डीप वेन से जुड़ी होती है। ये इंट्रावेनस इंजेक्शन के लिए कार्डिक कैथेटराइजेशन के लिए पसंद की जाती है। ब्लड वेसल्स ऑफ लोअर लिम्ब की बात करें तो फेमोरल आर्टरी की बात करें तो फेमोरल आर्टरी थाई में एक बड़ी आर्टरी होती है और थाई और लेग को मेन आर्टरी की सप्लाई करती है। यह बाहरी इलेक आर्टरी की निरंतरता के रूप में इनवंगल लिगामेंट के पीछे से थाई में एंटर करती है। यह एंटीरियर सिप्लिक एलियक स्पाइन और सिप्फाइसिस फिब्रिस के बीच स्थित होती है। फेमोरल आर्टरी डीप फेमोरल आर्टरी या प्रोफेंडा फेमोरल आर्टरी को बंद कर देती है और फेमोरल ट्रायंगल में थाई के एंटीरियर पार्ट के साथ उतरती है। यह योजक और ट्यूब के माध्यम से गुजरता हुआ एक प्रवेश करती है और पोप्लाइटल आर्टरी द्वारा बनती है क्योंकि यह मध्य के जंक्शन और थाई के डिस्टल के पास अडक्टर मैग्नस में अडक्टर हाइटस से गुजरता है। पोप्लाइटल आर्टरी की बात करें तो पोप्लाइटल आर्टरी फेमोरल आर्टरी की निरंतरता होती है जो थाई के अडक्टर मैग्नस मसल्स में अडक्टर हाइटस के लेवल्स में शुरू होती है। जैसा कि यह नीचे की तरफ होता है, यह अडक्टर हाइटस फोसा के पार चलता है जो नी के और इसके पीछे की ओर होता है। इस चित्र में पोप्लाइटल आर्टरी को बताया गया है। एंटीरियर टिबियल आर्टरी की बात करें तो पैर के एंटीरियर टिबियल आर्टरी ब्लड को पैर और पैर के एंटीरियर कंपार्टमेंट के एंटीरियर में ले जाती है। इसमें पॉपुलर आर्टरी होती है। यह अपने पाठ्यक्रम के साथ एंटीरियर टिबियल वेन के साथ होती है। यह टखने के जोड़े के एंटीरियर एसेप्ट को पार करती है। उस पॉइंट पर यह डोर्सलिक पेडिस आर्टरी बन जाती है। पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी की बात करें तो लोअर ऑर्गन के पीछे की टिबियल आर्टरी टिबियल फाइब्रियोल ट्रंक के माध्यम से पॉपुलेटरी आर्टरी से पैर और पैर की तल की सतह के पीछे कंपार्टमेंट में ब्लड पहुंचाती है। ये एक डीप नस एक गहरी नस के साथ होती है। इसके पाठ्यक्रम के साथ पीछे की टिबियल वेन होती है। इस डायग्राम में पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी को बताया गया है। डोर्सल पेडिस आर्टरी की बात करें तो ह्यूमन एनाटॉमी में डोर्सल पेडिस आर्टरी लोअर ऑर्गन की एक ब्लड वेसल्स होती है जो पैर के डोर्सल सरफेस को ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाती है। यह मीडियल मेलियस के 1/3 स्थित होती है। इसका उद्गम एंटीरियर एसेप्ट एंकल जॉइंट से होता है और एंटीरियर टिबियल आर्टरी तक जाता है। इस स्लाइड में डोर्सल पेडिस आर्टरी को बताया गया है।
वेन्स ऑफ लोअर लिम्ब की बात करें तो लोअर लिम्ब की वेन्स 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड की जाती है, सुपरफिशियल, डीप और प्रीफॉर्मेटिंग। ग्रेट सिफिलिक वेन्स की बात करें तो ग्रेट सिफिलिक वेन लेग की एक बड़ी बॉडी की लॉन्गेस्ट वेन होती है जो लोअर ऑर्गन की लॉन्ग के साथ होती है, जिससे ब्लड वापस लौटता है। लेग और डी फेमरल वेन थाई पर फेमरल टाइलिंग में होती है। डीप वेन की बात करते हैं स्मॉल वेन लोअर लिम्ब के डीप फेसिया के नीचे स्थित होता है। लोअर लिम्ब की अधिकांश डीप वेन बाइनरी होती है और वे अपने नाम को साझा करने वाली समान आर्टरीज के साथ होती है। हालांकि एकल ट्रक होता है और साथ इसकी निरंतरता फेमरल वेन्स में होती है। इस स्लाइड में डीप वेन को बताया गया है। परफोरेटिंग वेन्स की बात करें तो अक्षमता के कारण यह अपर्याप्त होती है। परफोरेटिंग वेन को इसके लिए कहा जाता है क्योंकि वे मसल्स के गहरे फोसिया के लिए छिद्रित होता है, जिससे सतही वेन्स को गहरी वेन से जोड़ा जाता है जहाँ वह बहती है। ब्लड की सही निकासी को बनाए रखने में उनकी भूमिका होती है। ब्लड वेसल्स ऑफ एब्डोमेन एंड पेल्विस की बात करें तो एब्डोमिनल आर्टरी की बात करें सबसे पहले तो यह स्टमक की वाल और ऑर्गन की सप्लाई करने वाला मुख्य पार्ट होता है। ये 3 वेंट्रिकल ब्रांचेस देता है जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और संबंधित ऑर्गन की सप्लाई करता है। ट्रंक की बात करें तो वे लीवर, स्टमक, पैनक्रियाज और स्प्लीन की सप्लाई करते हैं। सुपीरियर मेनिस्ट्रेटिक आर्टरी की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन की सप्लाई करती है। इंफीरियर मेनिस्ट्रेटिक आर्टरी की बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन को सप्लाई करती है। रीनल आर्टरी की बात करें तो ये रीनल को ब्लड सप्लाई प्रोड्यूस करती है। गोनाड्स आर्टरी की बात करें तो गोनाड्स की सप्लाई करती है। मीडियल सुपीरियर आर्टरी की बात करें तो ये सुपीरियर रीनल ग्लैंड की सप्लाई करती है। लंबर आर्टरी की बात करें तो ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल को सप्लाई करती है। एंटीरियर स्टमक की वाल को सुपीरियर और इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी द्वारा सप्लाई की जाती है। अब अपन बात करते हैं पोर्टल वेन के बारे में। तो पोर्टल वेन या लीवर पोर्टल वेन एक ब्लड वेसल्स होता है जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज और स्प्लीन से लीवर तक ब्लड पहुंचाता है। साइज की बात करें तो ये 8 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। नॉर्मल पोर्टल प्रेशर की बात करें तो ये 5 to 10 mm Hg होता है। इसका फॉर्मेशन की बात करें तो यह सुपीरियर मेसेंट्रिक और स्पेनिक वेन के यूनियन द्वारा पैनक्रियाज के नेक के पीछे की ओर बनती है। कोर्स की बात करें तो यह डीप पैनक्रियाज और ड्यूडेनल के पहले भाग पर चढ़ता है। यह राइट फ्री मार्जिन से ओमेंटोन में प्रवेश करता है जहाँ यह लीवर आर्टरी और बाइल डक्ट के साथ होता है। टर्मिनेशन की बात करें तो पोर्टल वेन राइट और लेफ्ट ब्रांचेस को डिवाइडेड करके लीवर के पोर्टल हिपेटिस पर समाप्त होता है। पोर्टल वेंस की ट्राइब्यूटाइटिस की बात करें तो ये सिप्लिक वेंस, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, राइट गैस्ट्रिक वेन, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, सुपीरियर पैनक्रियोडुडेनल वेन, सिस्टिक वेन, पैराम्बिलिकल वेन शामिल है। इस स्लाइड में ये डायग्राम दिखाई दे रहा है जो कि पोर्टल वेंस की ट्यूबरिसिस का होता है। पोर्टा केवल एनास्टोमोसिस की बात करें तो ये पोर्टल वेंस और सिस्टमिक वेन की ट्यूबराइटिस के बीच कम्युनिकेट करती है। पोर्टल अवरोधक के मामले में यह एनास्टोमोसिस महत्वपूर्ण होता है जहां वह वेसल्स फैलती है और वेसल्स वीनस ड्रेनेज का एक वैकल्पिक मार्ग बनाती है। इस तरह वे पोर्टिकल एनास्टोमोसिस नामक निम्नलिखित स्थान पर मौजूद होती है। अम्बिलिकस, एसोफेगस के निचले छोर पर, अनल कैनाल पर, स्टमक की वाल पर, लीवर के बेयरिंग एरिया में। अप्लाइड एसेप्ट्स की बात करें तो लीवर सिरोसिस में पोर्टल प्रेशर बढ़ जाता है, पोर्टिकेवल एनास्टोमोसिस बढ़ जाता है और इसके कारण हो सकता है कैपिड मेडुसी की बात करें तो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की सुपरफिशियल वेन डाइल्यूट हो जाती है और अम्बिलिक से रेडिएट होती है। एसोफेंजियल वेरिसेस की बात करें तो एसोफेंजियल के निचले छोर पर डाइल्यूटेड वेनस सैक और ये गंभीर ब्लीडिंग के कारण बन सकता है। एनल कैनाल में पाइल्स की बात करें तो एनल कैनाल में डायलेटेड वेनस सैक होते हैं। इंफीरियर वेना कावा एक लार्ज वेन होती है जो लोअर और मिडिल बॉडी से निकलते हुए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के राइट एट्रियम में ले जाती है। इसकी वाल सॉलिड होती है और इसमें वाल होते हैं जिसमें ब्लड कैविटी के माध्यम से नीचे बहता है और यह राइट और लेफ्ट कॉमन इलिक वेन से जुड़ते हैं। आमतौर पर 5th वर्टिब्रा पर होता है। इंफीरियर वेना कावा लेफ्ट और राइट नॉर्मल इलिक वेन से जुड़ता है और एकत्रित ब्लड को हार्ट के राइट एट्रियम में लाता है। यह अजोगस वेन और स्पाइनल कोड के बगल में वीनस प्लेक्सस से भी जुड़ता है। पिछले पैराग्राफ के बावजूद इंफीरियर वेना कावा में कोई वाल्व नहीं होते हैं। इंफीरियर वेना कावा स्टमक के पीछे लेफ्ट और राइट कॉमन इलिक वेन के रूप में शुरू होता है जो कि L5 पर होता है। यह T8 के लेवल पर कैनाल ओपनिंग में थोरेसिक डायफ्राम से गुजरता है। आइए इसी जुड़ा अपन एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। Which of these arteries is present in the dorsum of foot? तो सही आंसर होगा डोर्सलिक पेडिस आर्टरी यानी कि ऑप्शन 2।
अब अपन बात करते हैं ब्लड वेसल्स ऑफ हार्ट एंड नेक रीजन के बारे में। तो एओर्टिक आर्च में उत्पन्न होने वाले अपर सिस्टमिक लूप से ब्लड निकलता है और इसमें शामिल है ब्रेंकियोसेफेलिक आर्टरी, नॉर्मल कैरोटिड आर्टरी और सिर और नेक को सबक्लेवियन वेन और जुगुलर वेन द्वारा ब्लड से खाली कर दिया जाता है। ब्रेंकियोसेफेलिक आर्टरी या ट्रंक पहली और लार्जेस्ट आर्टरी होती है जो ब्रांचेस को राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और राइट सबक्लेवियन आर्टरी बनाती है। यह आर्टरी राइट अपर चेस्ट, राइट हैंड, नेक और हेड को ब्लड प्रोवाइडेड कराती है एक ब्रांचेस के माध्यम से जिसे राइट वर्टिब्रल आर्टरी कहा जाता है। इस डायग्राम में हेड और नेक एरिया की ब्लड वेसल्स को बताया गया है। राइट और लेफ्ट वेंट्रिकुलर आर्टरी बेसिलर आर्टरी में फीड करते हैं और पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी के ऊपर की ओर होते हैं जो ब्रेन को अधिकांश ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड कराते हैं। सेरेब्रल आर्टरी पोस्टीरियर संचार आर्टरी सर्कल ऑफ व्हील्स के भीतर होती है। ड्यूरल वेनस साइनस की बात करें तो ब्रेन और क्रेनियल कैविटी के ड्यूरल वेनस साइनस की बात करें तो ब्रेन और क्रेनियस ड्यूरल वेनस साइनस की बात करें तो ब्रेन और क्रेनियल कैविटी से वेनस ब्लड ड्यूरल वेनस साइनस की ओर बहता है। यह साइनस ड्यूरल मैटर की एंडोक्राइन और मेनिंजियल लेयर के बीच एंडोथेलियल लाइन स्थान होते हैं। ड्यूरल वेनस साइनस ब्लड वेसल्स के ग्रुप होते हैं और ये क्रेनियल कैविटी से निकलने वाले वीनस में ब्लड जमा होता है। इस स्लाइड में हमें यह डायग्राम दिखाई दे रहा है जो कि नर्व वेनस साइनस का है, जिसमें सभी साइनस को नाम के साथ दिखाया गया है। यह कलेक्टिवली सिस्टमिक सर्कुलेशन को बनाए रखने के लिए हेड से हार्ट तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाता है। क्रेनियल कैविटी में मौजूद महत्वपूर्ण साइनस निम्नलिखित है: कैवर्नस साइनस, सुपीरियर सजाइटल साइनस, स्ट्रेस साइनस, ट्रांसवर्स साइनस और सिग्मोइड साइनस। इन साइनस और सिग्मोइड साइनस में ब्रेन और ड्यूरल मैटर में वीनस ब्लड इनर जुगुलर वेन द्वारा पहुंचता है। दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।